हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो ये लेक्चर हम लोगों का होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के ऊपर। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है, कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या होता है और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो देखते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले चार्ज के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि अलग अलग बॉडीज पे चार्ज का डिस्चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना। तो बेसिकली हम लोगों का जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट, द फर्स्ट वन इज डिस्क्रीट चार्ज distribution, discrete charge distribution, and the second one is continuous charge distribution, continuous charge distribution। तो हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो टाइप का होता है। अब हम लोग एक एक करके समझते हैं कि ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। डिस्क्रीट का मतलब है कि बड़े इंटरवल्स के लिए, है ना। सपोज दैट मैंने कहा 1 है और 10 है, ठीक। इसके बीच कौन कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। तो इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज, क्योंकि इनके बीच में गैप तो है पर बड़े अमाउंट का गैप है कि 1 का गैप है। लेकिन यही सपोज दैट 1 से 10 यही वैल्यूज लिखी हैं और इनके बीच में हम स्मॉल गैप ले लें, या ऐसे सपोज दैट कर लें 1 और 2 लिखा है, तो इनके बीच में अगर हम गैप देखें तो डेसिमल में होगा 1.1, 1.2, 1.3, है ना। तो ये पॉइंट में है। तो अगर ध्यान से देखें तो ये स्मॉलेस्ट स्पेस इसमें कम है ना। तो इसमें हम लोग नेग्लिजिबल स्पेस मान सकते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये जो हमारा बड़े इंटरवल वाला होता है जिसमें गैपिंग ज़्यादा होती है, इंटीजर्स की गैपिंग होती, तो इसे बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। अब ये तो हमारा हो गया कि डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थ्योरी आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें चार्जेस के बीच की जो गैपिंग होती है, इंटरवल होते हैं, उनके बीच कंसीडरेबल स्पेस होती है, ऐसे हम डिफाइन कर देते हैं जरा सा। तो अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये होता है हमारा द ऐसे करते हैं, हाँ, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, the distribution of charges in which distribution of charges in which we can suppose a considerable space. The distribution of charges in which we can suppose a considerable space is called क्या, is called discrete charge distribution, is called discrete charge distribution, ठीक है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग बोलेंगे डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कैटेगरी में बांटना। जैसे ये कोई वायर है, इस पर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करें, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो इसको अगर हम देखें तो ये चार्ज जो है ये थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, इसी को हम मान लेते हैं। मान लीजिए ये पहला चार्ज है, फिर दूसरा यहाँ पे है और तीसरा हमारा यहाँ पे। तो इनके
बीच अगर हम स्पेस देखें तो वो कंसीडरेबल है, मतलब थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी वायर पे अगर चार्ज थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे है, इसको बोलते हैं डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। इसी तरह से हम लोग कंटिन्यूस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको आप जरा नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग कंटिन्यूस देखते हैं, ठीक है। तो अब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो कंटिन्यूस क्या होता है, बस डिस्क्रीट के प्लेस पे यहाँ पे कंटिन्यूस कर लेते हैं। आप लोग कॉपी पे पूरा लिखिएगा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं इनके बीच स्पेस जो होता है, गैपिंग जो होती है वो नेग्लेजिबल होती है, मतलब बहुत ही पास पास दिए होते हैं ये, ठीक है, बहुत ही पास पास दिए होते हैं। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं कंटिन्यूस, मतलब कंटिन्यूली उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हाँ, अब डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े स्पेस के लिए लेते थे, और कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करेंगे कि छोटे स्पेस के लिए लेंगे। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in which the space between charges will negligible is called continuous charge distribution, is called continuous charge distribution। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या कहेंगे, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये क्लियर यहाँ से हो रहा है कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब ये पॉजिटिव नेचर का है तो वायर पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, या नेगेटिव नेचर का होगा तो नेगेटिव ऐसे पास पास होगा, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो ये हम लोगों ने टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि मेनली दो टाइप के होते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये भी 3 टाइप का होता है, क्योंकि बड़ी वैल्यूज हैं जैसे, तो अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये कोई क्यूब है, इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इस पर क्या करना है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अगर डिस्क्रीट में देखें तो डिस्क्रीट में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा भाई, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, मान लीजिए एक चार्ज यहाँ है Q1, एक यहाँ है Q2, एक यहाँ है Q3, है ना, एक यहाँ है Q4, तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को बोलेंगे डिस्क्रीट। बट इसी सेम क्यूब में अगर ये Q1 है और हम कह दें कि इसकी ये जो लेंथ है, इस लेंथ पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, मान ले Q5, Q6, है ना, इसकी लेंथ पर, इसके एरिया पर, है ना, ये इसका एरिया है, ये इसके एक फेस का एरिया है, इसके एरिया पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है Q7, Q8, है ना, या कहें कि इसके वॉल्यूम पर, क्योंकि क्यूब 3D फिगर है तो वॉल्यूम पर भी हो सकता है, तो वॉल्यूम पर कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके बिहार पे हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 3 टाइप का होता है, ठीक है, 3 तरह की बॉडीज के लिए, 1D, 2D एंड 3D, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। अब देखते हैं कि ये कितने टाइप का होता है। तो ये हमारा बेसिकली होता है 3 टाइप का। तो जरा इसके टाइप लिख लेते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप, ठीक है। तो पे हो जाएगा हमारा टाइप्स ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो ये कितने टाइप का होता है, बेसिकली हमने क्या कहा 3 टाइप का होता है डायमेंशन के अकॉर्डिंग। तो पहला है इसका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, तो अब हम समझेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम में देखें तो लीनियर का मतलब होता है एक लाइन पर, लाइन पर मतलब एक वन डायमेंशनल बॉडी है जिसकी केवल एक लेंथ हो। ठीक है, जैसे हमारा ये वायर है सपोज दैट, इस वायर पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि टाइप हम लोग किसका पढ़ना है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, तो इस पर यानी कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज, और ये वायर है तो वायर पर ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर मतलब वन डायमेंशनल बॉडी पर। ये है वायर, ठीक, इसकी कुछ लेंथ होगी, लेंथ मान लेते हैं इसकी क्या है, लेंथ एल है, टोटल लेंथ एल है ना। तो इसका अगर स्मॉल पार्ट ले लें, सपोज दैट ये हमने स्मॉल पार्ट यहाँ का कट कर लिया, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल पार्ट है तो स्मॉल लेंथ डीएल होगी, डीएल का मतलब लेंथ छोटी है। ठीक है, तो स्मॉल लेंथ डीएल होगी। ठीक, अब अगर इस वायर, जैसे ये वायर मान लेते हैं कि 100 मीटर का है, तो इसके 1 मीटर पर कुछ अलग चार्ज होगा, कुछ फिक्स चार्ज होगा, मान लेते हैं सपोज दैट। ठीक है, तो अगर इसकी लेंथ एल है तो इसकी एक लेंथ पर, इसकी एक लेंथ पर कुछ चार्ज मान लेते हैं। ठीक है, एक लेंथ पर, एक लेंथ पर चार्ज, एक लेंथ पर जो चार्ज है हमारा वो क्या है, चार्ज क्यू क्या है, लैम्डा है। ठीक, यहाँ पे सपोज दैट लैम्डा, अब लैम्डा यहाँ बताते हैं क्या है, लैम्डा को लीनियर चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी छोटी सी, हम अगर छोटी सी एक लेंथ ले लें, मतलब अगर ये 100 मीटर का वायर है तो 1 मीटर पर, तो 1 मीटर पर कितना चार्ज होगा, लैम्डा। ठीक है, एक लेंथ पर लैम्डा चार्ज, तो टोटल लेंथ कितनी है, एल, टोटल लेंथ एल, तो एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा, एल लेंथ पर जो हमारा चार्ज क्यू होगा वो क्या होगा, एल लेंथ पर तो एल लैम्डा, है ना, लैम्डा एल कह सकते हैं, एल लेंथ पर लैम्डा एल, ये यूनिटरी मेथड से हम लोग कर रहे हैं। ठीक, एल लेंथ पर टोटल चार्ज क्यू क्या हो गया, लैम्डा एल। तो यहाँ से हमने क्या देखा, टोटल चार्ज क्यू मेरा क्या निकल के आया, पूरे वायर पर लैम्डा एल। ठीक है, ये निकल के आया टोटल चार्ज। क्लियर। अब यहाँ पे क्योंकि लैम्डा को क्या बोलते हैं, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, लैम्डा को यहाँ बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लैम्डा, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाले तो क्या निकल के आएगा, क्यू बाई एल। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे डेंसिटी हम लोग क्या याद करते थे, डेंसिटी डी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम क्योंकि डेंसिटी होती थी किसकी, 3D फिगर के लिए लेते थे, तो 3D के लिए वॉल्यूम आ जाता था। वन डायमेंशनल है तो वन डायमेंशनल के लिए लेंथ आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने कल का सेंस पहला जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में क्या क्या देखा था कि हम लोग चार्ज को मास से, कूलम्स लॉ में चार्ज और मास को कंपेयर कर रहे थे कि ग्रेविटेशनल लॉ में मास लेते हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज लेते हैं, तो मास का प्लेस चार्ज ने ले लिया, डेंसिटी डी का लैम्डा ने ले लिया, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। तो इस तरह से हम इन दोनों को कंपेयर करके याद कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला तो बेसिकली याद होता है सबको, तो इससे इसको कंपेयर करके याद कर सकते हैं कि लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं कि जैसे कोई सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पढ़ा था कि किसी एक चार्ज पर जो टोटल अप्लाइड फोर्स होता है वो अलग अलग चार्जेस पर अप्लाइड फोर्सेस का सम होता है। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि एक चार्ज पर नेट फोर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो नेट फोर्स जैसे एफ आई इन जनरल हम लोग कैसे F1 लिखते हैं, जैसे F1 पर निकालना है तो F1 हो गया, क्या होता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और क्योंकि Q1 पर निकालना है तो पहला चार्ज Q1 होता है, और दूसरे चार्ज की जगह पे हम लोग क्या लिखते थे, दूसरे चार्ज की जगह पे लिखते थे, जैसे Q2 के कारण है तो Q2 अपॉन Q1 और Q2 की जितनी डिस्टेंस होगी R12, तो R12 का स्क्वायर, है ना, और इसके साथ में एक वेक्टर वो कैप लगता था, यूनिट वेक्टर, ऐसे, है ना। अगर ज़्यादा सिस्टम ऑफ चार्जेस होते थे तो डॉट डॉट ऐसे एज इट इज कॉन्टिन्यूस हो जाता था, Q3 अपॉन R13 कैप, तो ऐसे ही। तो यहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं कि इन जनरल फोर्स निकाल सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस पर अगर हम फोर्स निकालना चाहें छोटी वैल्यू के लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लेते हैं जरा।
यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो अगर हम फोर्स निकालना चाहें तो फोर्स हम लोगों ने कूलम्बियन फोर्स क्या पढ़ा था, कूलम्बियन फोर्स पढ़ा था F इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट इनटू Q। Q पहला चार्ज है और दूसरा चार्ज, यहाँ इसको कुछ नाम देते हैं, मान लीजिए सपोज दैट F नॉट हो गया वेक्टर क्वांटिटी, तो ये Q नॉट हो जाएगा, मतलब पहला चार्ज है ना, जिस पर निकालना हो वो चार्ज इनटू जिसके कारण लग रहा है फोर्स दूसरा चार्ज। तो यहाँ क्योंकि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मैंने क्या होता है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है ये, है ना, ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, L लेंथ पर कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है चार्ज, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या निकाला, Q की वैल्यू क्या निकाला, लैम्डा L। तो दूसरा चार्ज जो Q नॉट के साथ में आता है उसका काम करेगा लैम्डा L, ये चार्ज हमने क्या निकाला, लैम्डा L। तो ये दूसरा चार्ज है, पहले चार्ज का काम करेगा जिस पर हमें निकालना है Q नॉट, और दूसरे चार्ज का काम करेगा Q इक्वल टू लैम्डा L। मतलब सपोज दैट यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, जैसे L लेंथ पर निकाला था तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू लैम्डा L, ठीक है। अगर सपोज दैट DL लेंथ, इसको हमने क्या सपोज किया था, DL लेंथ स्मॉल लेंथ, तो स्मॉल लेंथ पर निकालेंगे तो Q इक्वल टू लैम्डा DL हो जाएगा, है ना। DL किस लिए लेते हैं, ये DQ के लिए, स्मॉल चार्ज के लिए, तो स्मॉल चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा DL हो जाएगा। अब क्योंकि एक पार्ट के लिए निकाल लिया और जो आएगा चार्ज उसको उसका सम कर लेंगे, कुछ लिमिट लगा के उसका सम कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, सबके कारण आ जाएगा। लिमिट के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये मैथ में आपका टॉपिक है, वहाँ काफ़ी ब्रॉड में दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए, जैसे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिग्मा, ठीक है। डिस्क्रीट में हम लोग सिग्मा यूज कर सकते हैं, जैसे ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ सेम एज इट इज डिस्क्रीट में लिख सकते हैं, बस वहां पे ये Q इक्वल टू लैम्डा L का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, केवल Q चलेगा, ठीक है। Q नॉट के साथ डायरेक्टली Q आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या होगा कि छोटी छोटी वैल्यूज का सम करता है तो इंटीग्रेशन यूज होता है ना, सम किया जाता है तब। पहले क्या यूज होता था, सिग्मा, ठीक है। क्लासिकल फॉर्म में पहले यूज होता था सिग्मा। सिग्मा को डिस्क्रीट वैल्यू के लिए यूज करते हैं, ये आप कहीं पे नोट में लिख सकते हैं, डिस्क्रीट वैल्यू, है ना, फॉर डिस्क्रीट वैल्यू। और ये जो है इंटीग्रेशन का साइन यूज होता है फॉर कंटिन्यूअस वैल्यू, किसके लिए, कंटिन्यूअस वैल्यू के लिए, फॉर कंटिन्यूअस वैल्यू। तो क्योंकि यहाँ हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं और उसमें भी पहला टाइप लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे यूज होगा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बाद दूसरा चार्ज यहाँ लिखना होगा, तो दूसरा चार्ज लैम्डा L है टोटल लेंथ पर, और छोटी लेंथ पर लैम्डा DL है, तो यहाँ पे DQ लिख सकते हैं या लैम्डा DL लिख लेते हैं डायरेक्टली, लैम्डा DL हो गया, ठीक है। अपॉन जितनी टोटल लेंथ होगी, तो मान लेते हैं लेंथ R² होगी, मतलब इन चार्जेस के बीच की लेंथ, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, इसके बीच की लेंथ होगी, ठीक है। और एक ये यूनिट वेक्टर लगा लेते हैं, सपोज दैट अगर ये I है, ये I है, तो ये भी I कैप, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कुछ इस तरह से होता है किसी वायर पे यूनिटरी लेंथ पर, है ना। अब लीनियर में वायर की बात कर ली, है ना, जिसकी लेंथ होती है। अब हम लोग चलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर, ठीक है। इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले या स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। देखते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेम काम होता है, बस यहाँ पे वन डायमेंशनल बॉडी की जगह क्या आ जाता है, टू डायमेंशनल बॉडी आ जाती है, जिसका एरिया निकालना पॉसिबल है, क्लियर, जिसका एरिया निकालना पॉसिबल है। तो बस ये सारी चीजें जहाँ पे L था वहाँ पे A आ जाएगा, है ना। तो लैम्डा इंटू L था, अब लैम्डा को रिप्लेस करेगा सिग्मा, क्या रिप्लेस करेगा, सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन में लिखा है लैम्डा को, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और L लेंथ की जगह यहाँ क्या आ जाएगा, एरिया, एरिया आ जाएगा। मतलब अगर कोई ये 2D बॉडी है, इस पर डिस्क्रीट फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ऐसे, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में, इसका कुछ एरिया है A, स्मॉल एरिया DA पर मान लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं, ये DA है स्मॉल एरिया, ठीक है। तो इस पर क्या होगा, तो DA पर क्या हो, DA के लिए क्या हो जाएगा, अच्छा एक एरिया पर, ऐसे ही जैसे हमने यूनिटरी मेथड लीनियर में लगाया था, एक एरिया पर जो चार्ज Q होगा वो क्या होगा, सिग्मा मान लेते हैं,
तो टोटल एरिया इसका क्या है, ए है, तो टोटल एरिया ए पर चार्ज क्या होगा, सिग्मा ए होगा। तो टोटल एरिया ए पर टोटल चार्ज क्यू सिग्मा ए होगा, यहाँ पे कर लिया। ठीक है, यहाँ से सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन लेंथ की जगह एरिया आ जाएगा। लैम्डा को सिग्मा ने रिप्लेस किया और लेंथ को एरिया ने रिप्लेस किया, बाकी चीजें। और यहाँ लीनियर की जगह आ जाएगा एरिया या सरफेस चार्ज डेंसिटी, और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा। ठीक, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। हाँ, लैम्डा की अगर यूनिट देखना चाहें, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की यूनिट देखना चाहें तो क्यू की होती है कूलम, लेंथ की होती है मीटर, तो कूलम पर मीटर क्या जाएगी, कूलम अपॉन मीटर या कूलम पर मीटर। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा की यूनिट होती है, ओ सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा की यूनिट होती है। सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, ये चार्ज की कूलम और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, यूनिट आप लोग निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा सा रिड्यूस होगा, यहाँ पे क्या होगा, लैम्डा डीएल की जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा डीएल की जगह सिग्मा ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सिग्मा ए, क्योंकि यहाँ एरिया की बात हो रही, सिग्मा ए। ठीक है, बाकी सब सेम चलेगा, डिस्टेंस भी सेम, और क्योंकि ये चार्ज की वैल्यू तो चेंज हो रही, तो चार्ज की एरिया होगा तो चार्ज की वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम थर्ड टाइप इसका, इसको आप नोट कर लें। देन अगर हम थर्ड टाइप इसका देखते हैं, तो थर्ड टाइप जो हमारा होगा वो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड टाइप क्या होगा, थर्ड टाइप होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो बस सेम इसमें भी करना है, इसमें 2D बॉडी की जगह पे 3D बॉडी आ जाएगी। इसमें क्या आ जाएगी, 3D बॉडी आ जाएगी। ये क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया है ना, स्फेयर हो गया, ये सारी 3D बॉडीज आ जाएंगी। इनके हर फेस पर, हर एज पर, है ना, हर कॉर्नर पर, सब जगह पे क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये भी कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस का ही टाइप है। इसका टोटल वॉल्यूम हम V सपोज कर लेते हैं। अगर छोटा वॉल्यूम इसका मान लेते हैं, ये छोटा सा वॉल्यूम इसका ले लें, ट्यूब के अंदर से ट्यूब कट कर लें, जिसका वॉल्यूम हम सपोज दैट dV ले लें, है ना। तो इस dV वॉल्यूम पर स्मॉल चार्ज क्या होगा, dV वॉल्यूम पर मान लेते हैं स्मॉल चार्ज। देखिए एक वॉल्यूम पर, है ना, एक वॉल्यूम पर, एक वॉल्यूम को मतलब 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट वॉल्यूम पर बोल सकते हैं। तो एक वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा Q, वो क्या होगा, जैसे हम लोग पहले में क्या लिए, एक लेंथ पर यूनिट, मतलब यूनिट लेंथ पर जो चार्ज होगा वो होगा क्या होगा, लैम्डा, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी। और एक एरिया पर जो चार्ज होगा उसको सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक वॉल्यूम पर जो चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको लिखते हैं रो से, इसको किससे लिखते हैं, रो से। तो टोटल वॉल्यूम क्या है, V, तो V के लिए टोटल चार्ज क्या होगा, रो V, है ना, रो V हो गया। क्लियर। अब Q की जगह पे क्या आ जाएगा, रो इंटू V, तो रो इंटू V। अब यहाँ पे रो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, रो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे सिग्मा का प्लेस कौन ले लेगा, रो, और चार्ज एज इट इज रहेगा, एरिया की जगह पे वॉल्यूम आ जाएगा, है ना। यूनिट इसकी भी निकाल सकते हैं, कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, जो भी यूनिट होगी। तो ये अच्छा, फॉर्मूले में क्या थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, इसमें क्या होगा कि सिग्मा ए को क्या रिप्लेस करेगा, रो वी रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा रो वी। ठीक है, हाँ यहाँ पे एक करेक्शन आप कर लीजिएगा, लीनियर और सरफेस में भी यहाँ पे क्योंकि स्मॉल वैल्यू के लिए ले रहे हैं तो dv होगा, यहाँ पे क्या होगा, dv। तो पहले वाले फॉर्मूले को आप करेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा लैम्डा dl, है ना। दूसरे वाले में क्या होगा, यहाँ पे पहले वाले में लैम्डा dl होगा, क्योंकि स्मॉल के लिए ले रहे हैं, है ना, तो लैम्डा dl। फिर दूसरे वाले में क्या होगा, सिग्मा dA, एंड थर्ड में क्या होगा, रो dv। तो ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, तो कुछ ऐसा हमारा रहा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने क्या क्या पढ़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे पहले चार्ज किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, दो टाइप का होता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में क्या होता है, थोड़ी बड़ी कंसीडरेबल स्पेस होता है, मतलब बड़ा स्पेस होता है। ठीक है, और हम लोगों ने कंटिन्यूस में क्या पढ़ा कि नेग्लिजिबल स्पेस होता है ना, कम स्पेस होता है। तो कम में क्या होता है, 3 टाइप का होता है कि लेंथ पर, एरिया पर या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, तो उसका हम लोगों ने फॉर्मूला वगैरह पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
हमारा जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो जैसा कि इसके नाम में ही हम लोग देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक मतलब लाइट से कुछ रिलेटेड होगा। जैसे हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल पढ़ा, इलेक्ट्रॉन, है ना, तो इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं, मतलब चार्ज, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक को देख किया था। और फील्ड का मतलब ग्राउंड या स्पेस, खुला मैदान, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कुछ स्पेस होगा, है ना। तो देखते हैं हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है देखते हैं। देखिए एक ऐसी फील्ड है ना, सपोज दैट एक ऐसी फील्ड हम ले लें जिसमें कोई चार्ज रखा है, जिसके अंदर कोई चार्ज क्यू रखा है, चार्ज क्यू इसके अंदर रखा है। अब ये एक ऐसी फील्ड है जिसके बाउंड्री तक, है ना, जिसके बाउंड्री तक या बाउंड्री के अंदर, है ना, ये चार्ज जो है एक फोर्स को फील करता है। ठीक है, मतलब इस पर एक फोर्स लगता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पर इस पॉइंट पर हम कोई चार्ज ले लें, Q2 ले लें, इसको Q1 ले लें, इसको Q2 ले लें, तो ये Q2 जिस स्पेस तक इस Q1 को अफेक्ट करेगा, है ना, मतलब अट्रैक्ट या रेपल करेगा, Q1 इस Q2 को जितने स्पेस तक अट्रैक्ट या रेपल करेगा वहां तक इसकी फील्ड आएगी, और उसी फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, या दूसरे वे में ऐसे समझ सकते हैं, जैसे फ्लावर्स होते हैं हमारी, है ना, तो फ्लावर्स का जो फ्लावर्स की स्मेल होती है वो एक एरिया, एक फील्ड तक बाउंडेड होती है, मतलब किसी फील्ड तक जाती है। जैसे हम यहाँ खड़े हैं और 100 मीटर तक अगर अच्छा फ्लावर है तो 100 सेंटीमीटर तक कंसीडर करें, 100 सेंटीमीटर तक उसकी स्मेल होती है। तो उस तरह हम लोग माइंड में समझने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये चार्ज की स्मेल है ना, तो चार्ज की स्मेल कंसीडर कर सकते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ कि एक चार्ज जब अफेक्ट होगा किसी दूसरे चार्ज से, है ना, जिस बाउंड्री तक अफेक्ट होगा वो जो फील्ड बनेगी या वो एरिया बनेगा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द फील्ड ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, द फील्ड ऑफ ए charge particle where another charge feel an electrostatic force, electrostatic force is called इलेक्ट्रिक फील्ड, इज कॉल्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आई होगी, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, चार्ज का एक रीजन होता है, एक एरिया होता है, एक फील्ड होती है जहां तक उस पर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। अब इसके बाहर ये चार्ज मान लीजिए यहाँ रख दें, तो अब इस चार्ज की कैपेसिटी की इसकी फील्ड यहीं तक है, तो यहीं तक ये चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपल कर सकता है। तो अगर यहाँ पर सपोज दैट कोई चार्ज Q3 रखा होगा तो ये Q3 को अफेक्ट नहीं करेगा, है ना, क्योंकि Q3 इसकी रेंज से बाहर है। ठीक है, तो ऐसी फील्ड को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप ये लिख सकते हैं। देखिए हर चीज की कुछ ना कुछ कैपेसिटी होती है, कुछ पावर होती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसकी भी पावर होगी, है ना, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी कि ये कितनी कैपेसिटी से चार्ज को खींच सकता है। तो वो कैपेसिटी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, कैपेसिटी है, पावर है, फोर्स है, जितने फोर्स उसको खींच सकता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग दिखाते हैं किससे, इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, दिखाते हैं इसको ई से। या यहाँ पे पहले थ्योरी थोड़ा सा लिख लें। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, द नेट फोर्स through which a charge
can affect a charge can affect another charge in electric field is called क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, called इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मतलब वो नेट फोर्स, जितने फोर्स है एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी दूसरे चार्ज को खींचता है अंदर, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसको ई से डिनोट करते हैं ना, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं। ई क्या है, ई एक टाइप का फोर्स ही है ना, इसको क्या बोलते हैं, वो फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिससे किसी चार्ज को खींचती है, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको ई से लिखते हैं। ठीक है, तो ई इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, है ना, क्या होता है, एफ अपॉन क्यू, क्या होता है, एफ अपॉन क्यू। एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स है, और क्यू चार्ज है, मतलब वो फोर्स जिससे एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे को अंदर खींच रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, देखो डेफिनेशन हम लोग यहाँ ऐसे भी बना सकते हैं, अगर Q को 1 ले लें, क्या ले लें, Q को 1 ले लें, 1 कूलम यूनिट ले लें, तो E आ जाता है F के इक्वल, है ना, E आ जाता है F के इक्वल। कहने का सेंस है कि यूनिट चार्ज पर जितना टोटल अप्लाइड फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करती है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स अप्लाई करती है, मतलब अट्रैक्ट या रिपल करती है जितने फोर्स है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया। यूनिट लिखना चाहे तो यूनिट क्या हो जाएगी, भाई फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, अपॉन चार्ज की यूनिट होती है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो जाएगी। क्लियर। और डायमेंशन भी आप निकाल सकते हैं, फोर्स की डायमेंशन रखें अपॉन चार्ज की, क्योंकि चार्ज की डायरेक्टली कोई डायमेंशन होती नहीं है, तो चार्ज Q इक्वल टू आई टी, डायमेंशन आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा, तो चार्ज को Q इक्वल टू आई टी में कन्वर्ट करेंगे। I करंट है, करंट की एम्पियर होती है, और T क्या है, टाइम है, टाइम की सेकंड होती है, तो सेकंड को T से लिखते हैं, है ना। तो ये हो गया, इस तरह से आप डायमेंशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपने आई होप नोट कर लिया होगा, नहीं अगर नोट हुआ तो वीडियो को रिवर्स करके पॉज करके वीडियो को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने समझ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी क्षमता है, वो किसी चीज को खींच सकती है, किसी चार्ज को अंदर खींच सकती है या रिपल करके बाहर भेज सकती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोगों का एक टॉपिक है टेस्ट चार्ज। ठीक है, हालांकि अलग से ये टॉपिक नहीं है, ये बीच में आता है, किसी डेरिवेशंस में आ जाता है, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं टेस्ट चार्ज होता क्या है, समझना जरूरी है ना। टेस्ट चार्ज, देखिए जिस भी चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी मीडियम से हो, है ना, कोई भी पैरामीटर हो, किसी भी तरीके से पढ़ें, उसका अर्थ कहीं ना कहीं उसके नाम से जरूर रिलेट करता है ना। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, है ना, फील्ड का मतलब एक एरिया, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने पढ़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कैपेसिटी, फोर्स, कितने फोर्स से खींच रहा है। तो उसी तरह टेस्ट चार्ज में भी टेस्ट चार्ज क्या होता है, इसी के नाम ही में छिपा हुआ है। ठीक है, तो टेस्ट को अगर देखें मतलब टेस्ट करने के लिए होगा, और चार्ज मतलब एक चार्ज जो किसी चीज को टेस्ट करेगा, किसको टेस्ट करेगा, देखते हैं, ये टेस्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। जैसे सपोज दैट ये चार्ज है, ठीक है, इस चार्ज के आसपास किस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है ना, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, मान लेते हैं यहाँ तक है ना, भाई हमने कहा यहाँ तक है, कोई दूसरा आता है पर्सन, वो बोलता है नहीं यहाँ तक नहीं, यहाँ तक है, फिर कोई तीसरा आता है, वो कहता है तुम दोनों गलत कह रहे हो, ये यहाँ तक नहीं यहाँ तक है ना, मतलब और डिस्टेंस तक है।
तो अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट अराइज हुआ टेस्ट चार्ज का, है ना। टेस्ट चार्ज क्या होता है कि पहले पर्सन को, दूसरे पर्सन को, तीसरे पर्सन को, जो एक दूसरे की बात को नहीं मान रहे हैं, तो उनको अपनी बात बताने के लिए हम लोग टेस्ट चार्ज लेकर आए, ठीक है। टेस्ट चार्ज का कॉन्सेप्ट अराइज हुआ। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है कि यहाँ पे हम चार्ज ले जाएं इस टेस्ट चार्ज को, ठीक है। टेस्ट चार्ज को हम लोग लिखते हैं किससे हैं, क्यू नॉट से, क्यू नॉट से लिखते हैं, ठीक है। इस चार्ज की कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है, ये स्मॉल चार्ज होता है और ये हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं द चार्ज that helps us to find the region या area या region of electric field due to a charge, ठीक। is called क्या, is called test charge, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, ठीक। इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती है ना, ये भी हम लिख सकते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, नेचर में पॉजिटिव होता है, ठीक है। इट इज ऑलवेज इन पॉजिटिव नेचर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा टेस्ट चार्ज। अब जैसे ये क्यू था, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है, यहाँ है या यहाँ है, चेक करना था, तो हम प्लस क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है हमेशा नेचर में। इसको लेकर पहले यहाँ आते हैं, है ना। पहले बाहर से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे आए, इसकी बाउंड्री में बाहर पहले देखा, तो बाहर पे हमने देखा कि ये इसको अफेक्ट नहीं कर रहा है। अब ये इसके नेचर पे डिपेंड करता है कि कैसे अफेक्ट करेगा। ये पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करेंगे, लाइक चार्जेस, है ना। नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेंगे, मतलब अफेक्ट का मतलब है अट्रैक्ट या रिपेल दोनों कर सकते हैं। तो वो इस चार्ज के नेचर पर डिपेंड करेगा, जिस चार्ज के लिए हम लोग निकालना चाह रहे हैं। बाहर देखा, अफेक्ट नहीं कर रहा था, बाउंड्री पे देखा, फिर अफेक्ट नहीं कर रहा था, तो भाई थर्ड पर्सन तो गलत हो गया कि नहीं, यहाँ तक नहीं होगी। फिर आगे बढ़े, यहाँ बाहर देखा, ठीक, इस फील्ड के अंदर देखा, तो यहाँ पे भी अफेक्ट नहीं कर रहा था। फिर यहाँ पे आए तो यहाँ पे भी अफेक्ट नहीं कर रहा था, तो सेकेंड पर्सन भी गलत हो गया, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि फाइनली हम जिस पॉइंट चेक करते करते इस चार्ज की तरफ बढ़ते जाते हैं, और फाइनली हमको कोई ना कोई ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे कोई पॉइंट मिला जहाँ पे ये चार्ज अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, है ना। तो जहाँ पे जिस पॉइंट पे स्टार्ट हो गया उस रेंज तक, उस पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी, ठीक है। तो इसको हम थर्ड पॉइंट बना के लिख सकते हैं कि इट हेल्प्स to find the range of electric field, ठीक है। तो इस तरह से हम टेस्ट चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आपने उम्मीद है नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, ठीक है। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ा, टेस्ट चार्ज पढ़ा, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे। तो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये जो है हमारा एक ग्राफ होता है ना, जो हमारा बताता है कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। जैसे सपोज दैट यहाँ पे हमारा कोई पॉजिटिव नेचर का चार्ज प्लस क्यू रखा है, ठीक है, पॉजिटिव नेचर का चार्ज है। अब इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकल रही है, तो इसको हम देखने के लिए यूज करते हैं टेस्ट चार्ज का। तो अभी मैंने आपको बताया टेस्ट चार्ज क्या होता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए। अच्छा सपोज दैट यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट रख दें, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव नेचर का होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा तो लाइन जाएगी बाहर की तरफ। क्लियर है? तो ये जो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, एक लाइन के फॉर्म में लग रहा है, इसी लाइन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब एक चार्ज से जो फोर्स ऑफ लाइंस निकलती हैं उन्हीं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर इसी को हम यहाँ पे रख दें तो ये बाहर की तरफ इधर फोर्स लगाएगी, यहाँ पे रख दें तो इधर लगेगा फोर्स, है ना, फिर इधर लगेगा, कहीं पे जिस जिस भी पॉइंट पे रखेंगे उधर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, क्योंकि ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव नेचर का है। क्लियर है? तो जहाँ पे भी टेस्ट चार्ज रखेंगे वहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पहली चीज तो क्या है, ग्राफ है, ग्राफ या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू चार्ज, है ना, ड्यू टू अ चार्ज इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो ये वो होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फोर्स को जो दिखाता है हमारा किसी चार्ज पार्टिकल। अच्छा, अगर हम नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं, जो नेचर में नेगेटिव, इस पॉइंट पर अगर हम टेस्ट चार्ज रख दें तो क्या करेगा, टेस्ट चार्ज को ये अपनी तरफ, जैसे ये प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो प्लस और माइनस अट्रैक्ट, ये माइनस वाला इसको खींचेगा अपनी तरफ, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे भी अंदर की तरफ लगेगा, यहाँ रखेंगे तो इनवर्ड, यहाँ पे भी इनवर्ड, यहाँ पे भी इनवर्ड, है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट पर इनवर्ड। तो हमने क्या देखा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा आउटवर्ड निकलती हैं। ठीक है, और किसी नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इनवर्ड आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो ये इनका नेचर होता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर इनकी प्रॉपर्टीज देख लें, प्रॉपर्टीज हम इसी में लिख देते हैं। ठीक है, ये अलग से कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज अलग से लिख लेते हैं, ये आप नोट करते चलें। अगर किसी का छूट रहा है तो वो वीडियो को रिवर्स करे, है ना, और फिर वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकता है। ठीक है, अगर आपको स्लो स्पीड लग रही है तो आप इनटू 1.25 या 1.5 पे वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है थोड़ा फास्ट है तो आप रिवर्स करके, तो आपके पास ये फैसिलिटी है, यूट्यूब ने दे रखी है। ठीक है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रॉपर्टीज देखें, प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज किसकी, प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, पहली प्रॉपर्टी जो सबसे कॉमन और सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है कि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज पर एंड होगी। तो इनका ओरिजिन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पर एंड होंगी। ठीक है, ऐसे यूं करके, और नेगेटिव पर एंड होंगी और फिर नेगेटिव से स्टार्ट होंगी तो पॉजिटिव पर खत्म। नेगेटिव से स्टार्ट नहीं होंगी, इन जनरल अमूमन हम लोग क्या लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये होता है इनका, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे समाप्त होती, खत्म होती। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पहला नेचर क्या है, इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यहां से डायरेक्शन भी डिसाइड हो जाती है, किधर जा रही है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये अभी अब आगे हम लोग डेरिवेशंस करेंगे तो वहां पे हमें बहुत इसका यूज होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। तो ये अब आप अच्छे से याद रखें। ठीक है, दूसरा पॉइंट है
जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इट कैन नॉट intersect, it cannot intersect with each other, with each other, it cannot intersect with each other। ठीक, अब क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती ये देखते हैं। जैसे सपोज दैट ये कोई पॉजिटिव चार्ज रखा था, इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, ये है ना, ये निकल रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी। अब ये आपस में इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती? इंटरसेक्ट का मतलब ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये आपस में इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना। अगर हमने कहा कि इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इस पर हम ध्यान से देखें तो किसी कर्व की अगर हमको डायरेक्शन दिखानी होती है, इसको हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, थोड़ा सा अगर कर्व शेप में लिया, हाँ ये कर्व शेप में है ना, तो एक ये है और एक ये है, आपस में देखो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और हमने मैथ में स्ट्रेट लाइन में पढ़ रखा है कि किसी कर्व की अगर डायरेक्शन निकालनी होती तो उसके लिए उसकी टेंजेंट का यूज करते हैं ना, टेंजेंट खींचते हैं उस पर, तो जो टेंजेंट होती है वो उसकी डायरेक्शन को बताती है। तो पहला कर्व ये है, दूसरा कर्व ये है, तो पहले कर्व के लिए टेंजेंट क्या हो गई, ये 1t, मतलब पहले की टेंजेंट हो गई ये, और दूसरे की टेंजेंट ये हो जाएगी। ओह सॉरी, थोड़ा सा इसको सही करते हैं, है ना, ये पहले की टेंजेंट हो गई थी और दूसरे की टेंजेंट कहाँ से जाएगी, ये, ठीक है। तो दूसरे की टेंजेंट और पहले की टेंजेंट यहाँ निकालिए। अब पहले की डायरेक्शन को बताएगी पहले वाले की टेंजेंट, और दूसरे वाले की टेंजेंट बताएगी उसकी डायरेक्शन। तो अगर देखें तो एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट पॉसिबल हो गई, और टेंजेंट का काम होता है डायरेक्शन को बताना। तो क्या ये पॉसिबल थोड़ी हो सकता है कि एक पॉइंट पर किसी चीज की दो डायरेक्शन, मतलब एक ही पॉइंट पर जो फोर्स लग रहा है वो दो डायरेक्शन में लगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। इट कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर बिकॉज, है ना, इफ इट इज पॉसिबल, या इट इज नहीं, इट कैन लिख लेते हैं, बिकॉज इफ इट कैन पॉसिबल देन at that point two directions of force will arise, है ना, that is impossible, क्योंकि एक पॉइंट पर एक ही फोर्स दो डायरेक्शन में लगे, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। सेम दो फोर्सेस हैं एक ही पॉइंट पर, अलग अलग लग सकते हैं, बट एक ही पॉइंट पर एक फोर्स दो नेचर में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस कारण से आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इतना वीडियो को आप पॉज करके, इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम लोग इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। तो अब जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि जहां पे, जिस प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, है ना, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं, the place where electric field is very strong, then there will more electric field lines, ठीक है। तो वहां पे क्या होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी।
और कॉन्वर्सली लिख सकते हैं कि जहां पर इसका सिमिलरली यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, सिमिलरली द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी वीक, या टू वीक कर सकते हैं, टू वीक, देन देयर विल लेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना, कम होती। सिमिलरली द प्लेस लिख देते हैं, द प्लेस वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू वीक, है ना, टू वीक, there will less electric field lines। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी वहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होगा, जहां पे कम होगी वहां पे कम होगा। ठीक है, एंड द फोर्थ वन ये है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि जैसे हमारी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये आपस में पैरेलल हुई तो ये आपस में इक्वी स्पेस भी होंगी। ठीक है, इक्वी स्पेस और पैरेलल होती है, तो उनके बीच मतलब अगर ये पैरेलल है तो उनके बीच की स्पेस इक्वल होगी। ठीक है, इफ अब लिख सकते हैं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, है ना, आर पैरेलल, देन they are equally spaced। ठीक है, then equally spaced, तो क्या होंगी, इक्वली स्पेस होंगी। तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी और है, ये यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये नोट हो गया होगा तो इसको मिटा देते हैं जरा, चलिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पढ़ा, ठीक है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, फिर कंटिन्यूअस के टाइप पढ़े, है ना, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टेस्ट चार्ज क्या होता है, फिर हम लोग टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर गए, है ना। तो इतने टॉपिक्स हम लोगों ने आज के लेक्चर में कवर किए। ठीक है, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और जानेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, और उस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण किस किस पॉइंट पर कैसे कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, और फिर उस इलेक्ट्रिक डायपोल को रोटेट कराएंगे, देन क्या चेंजेस होंगे, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की काउंटिंग। तो ये सारा हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।